वेलकम टू एनिमे रैंक्स। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में का क्वीन जोसेफ जोस्टार से कहता है, मुझे पता चल गया कि दियो की स्टैंड की एबिलिटी को कैसे मालूम करना है। जो सुन के जोसेफ जोस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती। अब इसी तरह वो लोग आगे बढ़ने लगते, पर इससे पहले हमें नोरियाकी का क्वीन का एक पास दिखाया जाता। इसमें उसका टीचर उसकी मदद से कहता है, हमारा बेटा दूसरे बच्चों में घुल मिलने की कोशिश ही नहीं करता। उसके टीचर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं ये जानूं। सुन के उसकी मदर नीचे देखते हुए कहती है, मुझे काफी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा बर्ताव आखिर क्यों करता है। और यही बात बार बार नोरियाकी का क्वीन के दिमाग में घूमती रहती, बिल्कुल एक लूप की तरह। इसी तरह नोरियाकी का क्वीन कहता है, हम सिटीज में रहते हैं जहाँ पे हम कई तादाद में लोगों से मिलते हैं, और आखिर कैसे हम उनके दरमियान में एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। कि मेरे क्लासमेट्स के पास तो अपने दोस्तों की एड्रेस बुक होती थी, उनके दोस्तों के नाम से बड़ी बड़ी होती थी, ना कि सिर्फ कुछ ही नामों पे बल्कि 50 या 100 से भी ज्यादा नामों से बड़ी बड़ी होती थी। सोचने की बात है, माँ के पास बाप होता है और बाप के पास माँ होती है, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज वगैरह के तो हजारों और करोड़ों में दोस्त होते हैं, लेकिन मैं जो कि मैं इन सबसे अलग हूँ, कोई दोस्त नहीं है और ना कि कभी था। कोई भी मुझे समझ नहीं सकता था, साथ ही कोई भी हायरफैन ग्रीन को देख भी नहीं सकता था, या फिर कोई मुझे समझने की कोशिश तक नहीं करता। आखिर कैसे मैं उनके दरमियान में ताल्लुकात बनाऊं जो कि मेरी परछाई को ही नहीं देख सकता। पर तब तक जब तक मैं जोसेफ जोस्टार, जोतारो, पोनारिफ और अब्दुल से मिला, अब्दुल और ईगी की सिर्फ एक ही सोच मेरे पूरे जिस्म को हिला के रख देती है कि सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने पहली बार मुझे अपने दोस्तों की तरह ट्रीट किया है, और हमारी मंजिल दियो को हराना हमेशा हमेशा के लिए। जरूर वो हमारे सफर में कम देर के लिए जिंदा रहे, और उन्होंने मुझे सबसे बेहतर जाना, मुझे सबसे बेहतर पाया। मेरे साथ दोस्ताना रवैया था। जबकि उसको दोस्त मिल गया है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई हायरफैन ग्रीन को देख सकता है या नहीं, बल्कि अब तो वो खुद ही चाहता है कोई मेरे हायरफैन ग्रीन को ना देख पाए। इसको ही मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह हायरफैन ग्रीन का यूज करके मैं दियो की एबिलिटी को जानूंगा। अभी नोरियाकी का क्वीन लॉक टावर पे खड़ा होकर दियो का इंतजार कर रहा होता। दूसरी ओर हमें जोतारो और पोनारिफ का दिखाया जाता, जो कि बाइक पे सवार अपनी स्ट्रेटजी पे अमल कर रहे होते, जो कि दियो पे दोनों तरफ से हमला करना। साथ ही साथ ये एपिसोड थोड़ी स्पेशल है, एपिसोड 46 दियोस वर्ल्ड। अगर अभी तक किसी को दियो का स्टैंड का नाम नहीं पता, जबकि जापानीज में द वर्ल्ड है, डब में द वर्ल्ड। अब देखते ही देखते जोतारो कुजो और पोनारिफ करीब पहुंच जाते हैं, यहाँ पे उनका ट्रक क्रैश हुआ होता। इसी में जोतारो कहता है, वहाँ ऊपर मैं अपने बुड्ढे को और दियो को सेंस कर पा रहा हूँ, जो कि एक दूसरे के पीछे चूहे और बिल्ली बन के पड़े हुए हैं। इसी तरह हमें दियो के बारे में दिखाया जाता है, जो कि उड़ भी सकता है। इसी तरह वो रुक के कहता है, अभी तक मैंने सिर्फ जोसेफ और काक्वीन को पाया, इतने से लगता है वो दोनों तरफ से हमला आवर होना चाहते हैं, तो इसका मतलब जोतारो और पोनारिफ मेरे पीछे से आ रहे होंगे। फिर दियो दोबारा से उड़ते हुए एक बिल्डिंग पे जैसे उतरने जा रहा होता है, तो वो हायरफैन ग्रीन के जाल में आ जाता, क्योंकि उस पे काफी ज्यादा एमरल्ड स्प्लैश उड़ते हुए आते। कर दियो बड़ी आसानी से सारे के सारे को रोक लेता। जैसे ही पीछे होता है तो वो दूसरे हायरफैन ग्रीन के जाल में फंस जाता, कि पीछे से दोबारा से एमरल्ड स्प्लैश उड़ते हुए आते। इसी तरह वो रोकता जाता और नए नए जालों में फंसता चला जाता, जो कि दियो को हर डायरेक्शन से एमरल्ड स्प्लैश का सामना करना पड़ रहा होता। इसी में दियो की चादर में भी सुराख हो जाता, जिन हायरफैन को वो रोक रहा होता और जिनसे वो बच रहा होता, सारी की सारी एक जाल की सूरत इख्तियार कर लेते, जिस पे नोरियाकी का क्वीन कहता है, तुम्हें हर 20 मीटर की डायरेक्शन से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी और तुम्हारे स्टैंड की सारी हरकतों को महसूस कर सकता हूँ। सारा को जोसेफ जोस्टार भी देख रहा होता। दोबारा से दियो को वो कहता है, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तो हर डायरेक्शन से एमरल्ड स्प्लैश अब तुम पे बारिश की तरह बरसने जा रहे हैं, क्योंकि अब उसकी तरफ एमरल्ड स्प्लैश अब बरसने ही जा रहे होते। तभी दियो एन मौके पे कहता है, ओह मेरे स्टैंड के कारण मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकता हूँ, तो आखिर तुम इसके आगे क्या कर सकते हो? तो जान लो अपनी आंखों से। क्योंकि देखते ही देखते दियो अपने स्टैंड का नाम पुकारता। उसका स्टैंड जैसी बाहर आता है तो एमरल्ड स्प्लैश दियो पे लग जाते, पर उल्टा हमें दिखाया जाता है काक्वीन ही उड़ के जा रहा होता, जो देख के जोसेफ जोस्टार कहता है, काक्वीन आखिर हुआ क्या? इस चीज ने बस इसे उड़ा के हवा में फेंक दिया, जो कि सीधा काक्वीन जाके एक डैम से टकरा था। कुछ हो गया जिस पे काक्वीन दिल ही दिल में कहता है, आखिर हुआ क्या? क्या वो मुझ पे
भारी पड़ गया। अब तो कोई फायदा भी नहीं। अंदरूनी गहरी चोट है। यहाँ तक तो मैं बात भी नहीं कर सकता और ना कि अपनी उंगली हिला पा रहा हूँ। 5:15 बज रहा है और इसका मतलब जापान में तो आधी रात होगी। पर आखिर मेरे माँ बाप क्या कर रहे होंगे? मेरे ख्याल में वो सो रहे होंगे। हाँ, माफ करना। हर बारी पे जिंदगी में कितनी मुश्किलात खड़ी की मैंने, कितना फिक्रमंद बनाया उन्हें। नोरियाकी काकुइन की आखिरी सोच उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं होती, पर जो वो इस वक्त सोच रहा होता वो उसे काफी ज्यादा परेशान करी होती, जबकि उसके पास वक्त भी अब बहुत कम है। इस वजह से नोरियाकी काकुइन अपने आप से कहता है, हायर फ्रेंड ग्रीन के वेब के कारण तो मुझे दियो की सारी हरकतों का तो पता चलना चाहिए था। लेकिन सबसे हैरानकुन बात तो ये है कैसे नजर झपकते ही उसने सारी की सारी वेब्स को तोड़ डाला। उसने अपनी ताकत से नहीं किया। 1 सेकंड तो क्या बल्कि आधा सेकंड भी नहीं गुजरा। आखिर तुरंत से इसने ये सब कुछ कैसे किया? यहाँ तक वार करते हुए भी जरा भी ना हिचकिचाया और अटैक की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। पहले जोसेफ जोस्टार काकुइन की मदद कर पाता, वो अपने करीब दियो को पाता और दियो से कहता है, जोसेफ जोस्टार अगली बारी अब तुम्हारी है। जोनाथन जोस्टार के जिस्म को अपना बनाने के लिए मुझे तुम्हारा खून पीना पड़ेगा, क्योंकि आखिर तुम भी तो एक जोस्टार से ही हो। जबकि उधर ही दूसरी ओर काकुइन अभी तक दियो की एबिलिटी के बारे में सोच रहा था। कहता आखिर कैसे बिना वक्त जाया किए उसने 1 सेकंड से भी पहले तोड़ डाला। अब जैसे ही उसने वक्त का नाम लिया होता उसे थोड़ा बहुत समझ में आने लगता। तभी काकुइन दिल ही दिल में मजीद बोलता, अब समझ में आया मुझे कि इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन बनती भी नहीं है। पर अब कैसे न कैसे करके मुझे सबको बताना होगा। मुझे सबको हिला देने वाली सच्चाई बतानी होगी, वरना सब के सब मारे जाएंगे। इसी में जोसेफ जोस्टार दियो से कहता है, दियो तुमने जो कुछ भी काकुइन के साथ किया तुम यहाँ से नहीं बच के जा सकते। जहाँ तक मेरे ग्रैंडफादर की बॉडी की बात है वो मैं बॉडी ग्रैंडमा इरीना के लिए वापस लूंगा। जिसे नहीं पता कि ग्रैंडमा इरीना कौन है, तो वो जोनाथन जोस्टार की वाइफ है, जोसेफ जोस्टार की ग्रैंड माँ है। अगर मजीद जानना चाहते हैं तो पिछले एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। रीना के बारे में सुन के दियो को भी 1 सेकंड के बाद याद आता। दूसरी ओर नोरियाकी काकुइन अपनी आखिरी सांसों में फैंग ग्रीन को समन करने की कोशिश कर रहा था। इंटरनल डैमेज की वजह से उसे काफी मुश्किलात आ रही होती है, क्योंकि एक तरफ तो काकुइन अपनी कोशिशें जारी रख रहा होता, दूसरी तरफ वो जोसेफ जोस्टार पे टूटने जा रहा होता। और यही जोसेफ जोस्टार के लिए आखिरी मोमेंट हो सकती है। इस वजह से तो नोरियाकी काकुइन कैसे न कैसे करके अपने स्टैंड को समन कर ही लेता। समन करते ही तुरंत से स्लैश सीधा क्लॉक टावर पे क्लॉक पे मारता। इसकी वजह से दोनों का ध्यान उसी टावर की तरफ जाता। अब जितने भी अल्फाज काकुइन के मुंह से होंगे वो उसके आखिरी होंगे। काकुइन कहता है, ये मेरा आखिरी एमरल्ड स्प्लैश था। ये देख के दियो कहने लगता, आखिर इस बेमानी अटैक के पीछे तुम्हारा मकसद क्या छुपा था? ओह हाँ, मेरे ख्याल में तुम एक मरते हुए हीरो हो जो कि दुनिया में अपना निशान छोड़ के जा रहे हो। अगर ये सब कुछ देख के जोसेफ जोस्टार अपने दिल ही दिल में कहता है, काकुइन कभी इतने बेमकसद अटैक नहीं छोड़ता। आखिर क्यों उसने क्लॉक पे वार किया? क्या वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है? अभी काकुइन दोबारा से अपने दिल ही दिल में कहने लगता, ये मेरा मैसेज है। अब मेरे पास और ताकत भी नहीं बची कि ऐसा या फिर कुछ कर पाऊं। मिस्टर जोस्टार तुम्हें समझना होगा और दूसरों तक पहुंचाना होगा। इसी तरह काकुइन मर जाता, जो कि यही काकुइन के आखिरी अल्फाज थे। वैसे तो इतना दुख देखते वक्त नहीं होता जितना कि एक्सप्लेन करते वक्त होता है। जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो मैं देख भी चुका होता हूँ, लेकिन ऐसे मौकों को एक्सप्लेन करते वक्त मुझे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इसी तरह हर बारी की तरह हमें दिखाया जाता है कि काकुइन मर चुका है। ये मरता देख के जोसेफ जोस्टार को भी काफी बुरा लगता। इस वजह से वो गुस्से से पीछे मुड़ के अपने हार में पर्पल का इस्तेमाल करके दियो को पकड़ लेता, जिसके बाद जोसेफ जोस्टार हार्मोन का इस्तेमाल करता। ये देख के दियो भी कहता है, ओए बुड्ढे पागल, अब जो कि मैं इतने खतरनाक स्टैंड देख चुका हूँ, हमारा स्टैंड तो मेरे आगे बच्चा है। इसी तरह वो उसके हेलमेट पर्पल को तोड़ डालता। तभी जोसेफ जोस्टार वहाँ से भागने लगता, लेकिन दियो भी उसका खून पीने के चक्कर में उसका पीछा करता चला जाता, क्योंकि वो इसलिए भाग रहा है ताकि वो इस बारे में सोच पाए आखिर काकुइन ने उस घड़ी पे क्यों वार किया। जरूर तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ से वो गुजर रहे होते उसकी थोड़ी दूरी पे जोतारो और पुनरुत्पत्ति होते। खैर जोसेफ और दियो वहाँ से गुजर जाते। जोसेफ जोस्टार दिल ही दिल में बोलता है, काकुइन कहीं तुमने दियो का, कहीं तुमने मरते मरते
दियो की स्टैंड की एबिलिटी तो नहीं जान ली। इसने क्लॉक पे वार किया एमआरएस स्प्लैश से। क्लॉक की सुइयों पे गरी को रोकना। गौर से सोचने के बाद आखिर जोसेफ को भी ये समझ में आ ही जाता दियो की स्टैंड की एबिलिटी वक्त को रोकना, जो कि हमें दिखाया गया होता है कि दियो ने जबरदस्त चीख मारी होती है। इसके चिल्लाते ही वक्त रुक गया होता। अपना स्टैंड का यूज करके उसकी वेब्स को काटते हुए आगे बढ़ता। जैसे कि काक्वीन के लिए वक्त रुक चुका है तो वो कुछ देख नहीं पाएगा और कुछ फील नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो अपने द वर्ल्ड से काक्वीन पे एक दमदार वार करता, जिसके कारण उसके स्टैंड का हाथ उसके आर पार हो जाता। उसे अपने पाँव से पीछे धक्का देता। इस वजह से तो वक्त के चलते ही वो उड़ के जाके सीधा डैम से लगा था। इसी तरह जोसेफ जोस्टार कहता है काक्वीन मैं समझ गया तुम्हारा डाइंग मैसेज, मैं समझ गया। एक ऐसा स्टैंड जो कि वक्त रुका सकता है, ऐसे स्टैंड को कोई हरा भी सकता है। इसी तरह जाते जाते वो दोबारा से वक्त रुकाता कि देखते ही देखते जोसेफ जोस्टार की नजर से वो गायब हो जाता। अब जैसे ही वक्त दोबारा से स्टार्ट होता है जोसेफ उसको उसकी जगह पे ना पाता। इस वजह से तो जोसेफ जोस्टार रुक जाता। लेकिन फिर तभी जोसेफ जोस्टार दियो को अपने पीछे पाता। जैसे वो अपने पीछे पाता है द वर्ल्ड उस पे एक दमदार पंच लगाने जा रहा था, अगर किसी वजह से एन मौके पे रुक जाता। इसी तरह जोसेफ जोस्टार वहां से हट जाता और हटते ही कहता है क्या हुआ दियो, तुम तो मुझे मारना चाहते थे, मेरा खून पीना चाहते थे। जवाब में दियो कहता है मैंने अपने आप को हार्मेट पर्पस से कवर किया हुआ है, उसके थ्रू हार्मोन गर्दिश कर रही है। और जिसको अभी तक नहीं पता हार्मोन वैम्पायर्स की वीकनेस होती है। दियो एक वैम्पायर है। खैर मजीद चीजें मैं और नहीं बताऊंगा कि मैं पहले ही ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वजह से तो दियो उस पे वार करने से हिचकिचा रहा है। इस पे दियो भी जोसेफ जोस्टार की दाद देता। जोसेफ जोस्टार दियो से कहता है दियो मैंने तुम्हारी स्टैंड की एबिलिटी जान ली है, तुम वक्त रुका सकते हो, सिर्फ थोड़ी देर ही, पर हाँ तुम वक्त रुका सकते हो, जो कि 3 से 4 सेकंड तक। अगर तुम इससे ज्यादा देर तक रुका भी सकते होते तो तुमने हमें अपनी मेंशन में ही मार डाला होता। ये सुन के दियो को जरा भी फर्क ना पड़ता। वो कहता ओह तुमने बस मालूम कर लिया, चलो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। पर जोसेफ जोस्टार गुस्से में आके कहता है तुम्हारी एबिलिटी के बारे में मैंने नहीं जाना, बल्कि उल्टा काक्वीन ने। काक्वीन बिना मकसद के नहीं मारा। रिप्लाई में दियो कहता है तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने मेरी स्टैंड की एबिलिटी जान ली, आखिर तुम्हारी बेकार सी हार्मोन मेरा क्या बिगाड़ सकती है। देखते जोसेफ जोस्टार हार्मेट पर्पस समेत अपनी हार्मोन का इस्तेमाल करता। तो दियो अपने स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए कहता है तो मैं तुम्हें बिना छुए बुगारी हरा सकता हूँ। इस पे दियो अपने पंच के थ्रू ईंटें और पत्थर उसकी तरफ फेंकता। इसकी वजह से वो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरने लगता। लेकिन अपने हार्मेट पर्पल का इस्तेमाल करके वो गिरता तो जरूर लेकिन कम डैमेज लेता। आसपास लोग आराम से खा रहे होते और पी रहे होते। इस पे वही लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। देखते ही देखते दियो भी नीचे आने लगता। इस पे जोसेफ जोस्टार वहाँ से भागने लगता। आगे वो कुछ देख के हैरान हो जाता, जो कि वो आगे जोतरो कूजो को पाता। इसी तरह जोतरो कूजो की थीम लग जाती। और जोतरो जैसे अपना एक कदम बढ़ाता है आगे, जोसेफ जोस्टार चिल्लाते हुए कहता जोतरो मेरे करीब मत आओ। अब जैसे जैसे दियो नीचे आ रहा होता उसी में दियो कहने लगता जोतरो काफी जबरदस्त टाइमिंग है तुम्हारी, आओ। पर वो मेरी स्टैंड की पहुंच से अभी दूर है। खैर इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि पहले तो मैं जोसेफ को मारूंगा। आसपास ही कौन से बिल्ली बैठ के खाना खा रही होती पर दियो को नीचे आता देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते। कि इधर ही दूसरी ओर सिर्फ जो स्टार्ट चिल्लाते हुए कहता जोतरो इसका स्टैंड टाइम को कंट्रोल कर सकता है। इसी में दियो चिल्लाते हुए कहता सवाल दो। इसके ये कहते ही वक्त तुरंत से रुक जाता। इसी दौरान दियो खुद से कहता है मैं बहुत कम टाइम रोक सकता था, इतना कम जिसमें लोग अपनी नजरें भी झपक सकते हैं। मगर जैसे जैसे मेरा गर्दन का जख्म ठीक होता चला गया, मैं वक्त 1 सेकंड के लिए रोक सकता था, 2 सेकंड के लिए, और फिर 3। आगे बढ़ते बढ़ते वो उस मासूम बिल्ली का भी कत्ल कर देता, कि सीधा जाके उन्हीं अनजान शख्स के प्लेटों में गिरती। इसी तरह आगे बढ़ते हुए कहता है पर अब मैं 5 सेकंड के लिए अपना वक्त रोक सकता हूँ। इसी तरह वो जोसेफ जोस्टार के पास आ जाता और फिर मजीद बोलता जल्दी मैं 1 मिनट के लिए रोक पाऊंगा और फिर 1 घंटे तक। इसी तरह आगे चलते चलते इस वक्त तक टाइम रोक पाऊंगा जितना मेरा दिल चाहेगा। वो जोसेफ जोस्टार पे जैसे वार करने लगता है फिर से तुरंत से रुक जाता। कहता ओह हाँ मैं तो भूल ही गया, तो हार्मोन से भरा हुआ है। हार्मोन हाँ 100 साल पहले वो मेरे लिए एक मसला हुआ करती थी, अब तो द वर्ल्ड की वजह से तो सिर्फ मेरे रास्ते में ही आती है। देखते दियो एक नाइफ निकालता और मुदा मुदा करते हुए नाइफ से वार करने जा रहा होता। सीधा उसके गर्दन के काफी करीब होती। अब बस वक्त के दोबारा से शुरू होने की देर है।
जो कि सिर्फ अब 1 ही सेकंड रह गया है। 1 सेकंड गुजर जाता और जैसे ही वक्त शुरू होता है वो नाइफ सीधा जोसेफ जोस्टार को लगती कि सिर्फ इतना आसपास जो खाना खा रहे थे कभी काफी बुरा हाल होता। इस तरह जोसेफ जोस्टार जोतरो कुजो से कहता है भागो, लड़ने की कोशिश भी मत करना, वो इनविंसिबल है। इनविंसिबल से यहाँ पे मतलब जो कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। जोसेफ जोस्टार के आखिरी अल्फाज होते जो कहते ही जोसेफ जोस्टार भी मर जाता। इसके बाद जोतरो उसे अपनी कातलाना आंखों से घूरने लगता। यो मजीद बोलता जरूर पोनारिफ भी आसपास ही कहीं पे छुपा होगा। और खैर जोतरो अब अगली तुम्हारी बारी है। इसी तरह जोतरो कहता है लानत हो तुम पे दियो। अपने करीब आता देख के दियो कहता है ओ अब तू लड़ेगा मुझसे। जाए उल्टा कदम भागने के बजाय तू मेरे करीब आ रहा है। ना शुक्र है तू कि तेरे बुढ़े दादाजी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हुए ये बताए भी मैं कितना खतरनाक हूँ। जोतरो जवाब में कहता है तुम्हारे करीब आए बगैर मैं तुम्हारी तोलाई कैसे करूंगा। दियो भी करीब आते हुए कहता है ओह सच में, तो फिर आ जा करीब जितना तू आना चाहता है। अब जैसे ही दोनों बिल्कुल आमने सामने होते जोतरो अपना स्टैंड निकाल के कहते हुए उस पे वार करने लगता। इससे पहले द वर्ल्ड से एक दमदार किक लगाता कि सीधा जोतरो के पैर पे डैमेज करती। जोतरो मजीद बोलता तुम्हें इससे भी ज्यादा बल्कि कई गुना ज्यादा तेज होना पड़ेगा। द वर्ल्ड की पावर स्पीड तुम्हारे छोटे से प्यारे गुदगुदे स्टार प्लेनेटियम से भी ज्यादा तेज है, जो कि मैं तुम्हें वक्त रुकाए बगैर भी हरा सकता हूँ। वहाँ में जोतरो कुजो कहता है हमारा स्टैंड वर्ल्ड बिल्कुल मेरे स्टार प्लेनेटियम की तरह ही है, कि हमारे स्टैंड की पहुंच दूर तक भी नहीं होती, पर हमारे पास काफी दमदार पावर है और प्रिसीजन है। दियो कहता है मैं हमेशा से जानना चाहता था स्टार प्लेनेटियम और द वर्ल्ड के बीच में कौन सबसे तगड़ा है, और ये सब कुछ देख के बेमकसद लगता है। जोतरो कहता है तो तुम कंपेयर करना चाहते हो, क्या तुम इससे कंपेयर बोलते हो? यार सच में तो प्यार की चुप्पी मेरे पाँव पे दी है। अभी तक कुछ सुनने के बाद दियो भी तो गर्म होगा, जारी सी बात है। कहता पता नहीं तुम जोस्टार कितने ज्यादा जिद्दी हो वगैरह वगैरह। खैर वो कहता चलो अब कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तरह दियो का द वर्ल्ड प्लेनेटियम पे कुछ पंचेस मारता जो कि जोतरो रोक लेता। जोतरो उस पे कुछ किक्स मारता, द वर्ल्ड डॉज कर लेता। स्पीड से द वर्ल्ड उसके पीछे आके दोबारा से ऊपर से वार करने आता। यानी मौके पे स्टार प्लेनेटियम उसे भी रोक लेता। इसी में दोबारा से स्टार प्लेनेटियम दौरा करके उस पे वार शुरू करता कि एक द वर्ल्ड बड़ी करीबी से डॉज करता। दियो के मुंह पे कट आ जाता। दोनों पंची स्पीड का कंपैरिजन स्टार्ट करते क्योंकि मेरे ख्याल में से मुदा मुदा वर्सेस उड़ा उड़ा होता कि दोनों के बीच में गजब किस्म का क्लैश होता। अब यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नेक्स्ट को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।